हेलो बच्चों। मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेड क्लासेस में स्वागत करते हैं। क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर 8 के वन शॉट में हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कोशिश यह है कि आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकें और अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या क्या योगदान है देखते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ में एक चीज़ मिलता है वाहित मल, सीवेज। ये सीवेज होता क्या है? तो हर दिन क्या होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में वर्ज्य पदार्थ, मलमूत्र हो गया, जैव प्रदूषक हो गया, मुक्त होते रहते हैं। जैसे दैनिक प्रक्रिया में आप शौच करते हैं, मल त्याग करते हैं, जैव प्रदूषक है, तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, मुक्त होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, जिनमें कई हानिकारक सूक्ष्म जीव भी होते हैं और इनसे कई हानिकारक बीमारियां होती हैं। जैसे टाइफाइड हो जाता है, हैजा, पेचिस आदि उत्पन्न होते हैं। इन्हीं को वाहित मल कहा जाता है। वाहित मल क्या है? तो हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन भारी मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में निकलने वाले मलमूत्र या जैव प्रदूषक जिनसे हानिकारक बीमारियां फैलती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। इनकी प्रक्रम क्या है? वाहित मल लक्षण, प्राथमिक उपचार और द्वितीय उपचार। प्रक्रम में देखा जाए तो भौतिक एवं यांत्रिक प्राथमिक उपचार जो है, यदि आपको रोग हो जाएगा तो आपको भौतिक और यांत्रिक तरीके से, फिजिकली एंड मैकेनिकल तरीके से जो है आपका उपचार किया जा सकता है। दूसरा उपचार क्या है? जैविक अपघटन करके, बायो डिग्रेडेशन करके किया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि हटाए जाने वाले पदार्थ। तो हटाए जाने वाले पदार्थ क्या कर सकते हैं हम? उसमें प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं कि तैरने वाली हल्की अशुद्धियाँ, जैसे हम उसमें रेत, मिट्टी, कंकड़, अगले ठोस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा से भी हटा सकते हैं, उसको उपचार कर सकते हैं। उसके बाद बीओडी। अब यहाँ पे देखते हैं, एक आता है हमें नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगाई क्या होती है। तो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जो स्वपोषित जलीय या स्थलीय पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। मतलब नील हरित शैवाल जो है, ब्लू ग्रीन अलगाई जो है, वह क्या होता है, स्वपोषित जलीय या स्थलीय पर्यावरण में पाया जाने वाला क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं कि जो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को स्थिर रखने का काम करते हैं। कौन? जीवाणु। जैसे एनाबीना हो गया, नॉन स्टॉक, अस्लेटोरिया आदि धान के खेत के प्रमुख जैव उर्वरक होते हैं जो मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पेय पदार्थ। पेय पदार्थ बनाने में कार्बोहाइड्रेट्स का ईस्ट द्वारा किण्वन करके एथिल अल्कोहल बनता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो मीठा पदार्थ है, उसको क्या किया जाता है, ईस्ट के द्वारा
किण्वन कर दिया जाता है, उसको सड़ाया जाता है, उसको धूप में रखा जाता है और किण्वित करके एथिल अल्कोहल बनता है। सैक्रोमाइसीज की विभिन्न प्रजातियां जैसे बियर, वाइन जैसे पेय पदार्थ बनाने में सहायता करती है। दिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो प्रतिजैविक का निर्माण करते हैं जो निम्नलिखित है। इसमें आता है टेरामाइसिन। क्या है? टेरामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, पेंसिलिन। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि दही का निर्माण किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो दही का निर्माण जो होता है लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ये लैक्टोबैसिलस जो होती है दूध में पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड को क्या करती है? तोड़ने का काम करती है। यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक वंश है। ये रॉड के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड के आकार के होते हैं लैक्टोबैसिलस, और इन्हें किण्वित खाद्य पदार्थों और पूरक आहार में पाया जाता है। यह लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो दूध को दही में क्या करती है? परिवर्तित कर देती है और लैक्टिक एसिड जो होता है उसको तोड़ करके लैक्टोबैसिलस में कन्वर्ट कर देती है और दही का निर्माण कराती है। आगे रखें कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस के कारण होता है? तो देखिए यह जो होता है दिया है यहाँ पे कि फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित किसके लेग्यूस वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं? सहजीवी। तो सहजीवी क्या होता है? देखिए राइजोबियम से होता है। राइजोबियम क्या है? भूमि का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है। आगे देखते हैं प्रश्न दे रखा है किन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। दो कवक प्रजाति तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविक का नाम लिखना है। एक है पेंसिलिन और फ्यूमिगैम्लिन। दूसरी बात देखते हैं यहाँ पे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया की क्या भूमिका है? तो मैं बता चुका हूँ पहले कि नील हरित शैवाल जो होता है वह स्वपोषित और स्थलीय पर्यावरण में पाया जाता है जो जीवाणु होता है, और यह क्या करता है कि वायुमंडल से मुक्त जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर बनाने का काम करता है, चाहे वो एनाबीना हो, नॉन स्टॉक हो, ऑसिलेटोरिया हो। ठीक ना? ये प्रमुख क्या होते हैं? जैव होते हैं जो मिट्टी की नाइट्रोजन क्षमता या ह्यूमस को बनाए रखने के काम करते हैं। आगे देखा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों का नाम बताइए। तो एक तो है एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम ये क्या करता है? मिट्टी के अंतर्गत जो होता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, अर्थात मिट्टी के अंतर्गत जो होता है नाइट्रोजन को बनाए रखने का काम है इनका। ठीक है, जिससे ह्यूमस बनी रहे। आगे देखिए कि जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जीवाणु कोशिका में अपूर्ण केंद्रक होता है। क्या होता है? अपूर्ण केंद्रक होता है। आगे क्वेश्चन है समयुग्मजी एलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं? समयुग्मजी एलील देखिए समान रूप के दो जीन मतलब एक जोड़ा जो एक किसी एक लक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब दो जोड़ा हो, सॉरी एक जोड़ा जो किसी न किसी एक लक्षण को क्या कर रहा हो? प्रतिनिधित्व करता हो। मतलब एक जोड़ा लक्षण उसमें दिखाई दे रहा हो, दोनों में समान हो, उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए पौधे की लंबाई के लिए कैपिटल टी शुद्ध लंबे का प्रतिनिधित्व करता है तथा स्मॉल टी शुद्ध बौने का प्रतिनिधित्व करता है। तो वही करे कोई एक जोड़ा ले ले और वह क्या करता है? किसी न किसी एक जोड़े जो है वह एक लक्षण का प्रतिनिधित्व करेगा, उसी को हम समयुग्मजी एलील के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं? यदि हम डबल रोटी बनाते हैं तो सूक्ष्म जीव जो होता है माइक्रोवेव्स जो होते हैं वह कैसे हमारी सहायता करते हैं? जैसे आपको पेय पदार्थ दिख रहा है तो पेय पदार्थ बनाने में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स का ईस्ट द्वारा किण्वन करके एथिल अल्कोहल C2H5OH
और सैक्रोमाइसीज की विभिन्न प्रजातियां बियर वाइन जैसे पेय पदार्थ बनाने में सहायता करती है। जैसे देख रहे हैं ग्लूकोज है C6H12O6 और ये जाइमेज में कन्वर्ट होकर के ये क्या बना दिया है, एल्कोहल प्लस साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ग्लूकोज को जाइमेज की उपस्थिति में जब तोड़ा जाता है तो ये अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो जब डबल रोटी ऊर्जा में उद्योग में डबल रोटी बनाने के लिए जो गूथे हुए आटा प्रयुक्त होता है तो उसमें ईस्ट डालते हैं, ईस्ट खमीर जिसको बोलते हैं। जब वह श्वसन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जो गूथे हुए आटे को सरंध्र बनाती है, मतलब छोटा छोटा छिद्र देखने को मिलता है। जैसे आप देखे होंगे घर पर जब पुआ बनाया जाता है होली के दिन जो है तो उस आटे में देखिएगा सेल जैसी संरचना बन जाती है, छिद्र बन जाता है, ठीक ना, जिसे हम डबल रोटी बनाते हैं। और डबल रोटी बनाने के लिए मुख्यतः सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन मिलता है कि मधुमक्खी पालन से मनुष्यों को प्राप्त होने वाले 2 मुख्य लाभ लिखिए। तो देखिए मधुमक्खी द्वारा बनाया गया शहद विभिन्न पोषक तत्वों का स्रोत है, इससे औषधि के रूप में भी किया जाता है प्रयोग। दूसरा क्या है, सौंदर्य प्रसाधन, जो मोम बचती है जो उसका छत्ता होता है उससे मोम के उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन बनाया जाता है, क्रीम, मोमबत्ती आदि बनाने में किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें जो है लाभ के रूप में दिख रही है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, किण्वित पेय पदार्थ क्या है। किण्वित पेय पदार्थ क्या है, मतलब जो सड़ा करके किण्वन के माध्यम से जो बनाया गया पदार्थ है वो क्या है, इसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मैं बता चुका हूँ पहले ही किण्वित पेय पदार्थ क्या है। वह पदार्थ होते हैं जो 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 सूक्ष्म जीव मतलब ईस्ट द्वारा किण्वित से प्राप्त किया जाता है, किण्वित पेय पदार्थ कहलाता है। जैसे वाइन, बियर आदि एल्कोहलीय पेय ईस्ट कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। अंगूर के रस सैक्रोमाइसीज सेरेविसी तथा सैक्रोमाइसीज एलिप्सोइडियस द्वारा किण्वन से वाइन बनती है। जो माल्ट होता है यह जौ के रस से बियर तैयार की जाती है। न्यूटाइल अल्कोहल तथा एसीटोन आदि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज को के अंतर्गत जो है जाइमेज, और जाइमेज को ईस्ट की उपस्थिति में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है तो वह बनता है क्या, एल्थिल एल्कोहल बनता है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे CO2 निकलेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड। एक यहाँ प्रश्न है कि जैव उर्वरक क्या है, किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। सबसे बात चलिए कि जैव उर्वरक, आइए देखते हैं जैव उर्वरक क्या होता है। देखिए जैव उर्वरक या जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर। जैविक खाद मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। कार्बनिक पदार्थ जैसे क्या हो गया, गोबर हो गया या घास फूस हो गया, हरे पत्ते हो गए, घर से निकले हुए कचड़े हो गए, ये सब क्या होता है जब सड़ते हैं। घर से निकले कचड़े में क्या होता है, मतलब प्लास्टिक पॉलीथीन नहीं, मतलब हम हरी सब्जियों के छिलके कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जिसका डंपिंग हम जिसको सड़ाया जा सके, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये अपघटन जब होता है तो जिनके पौधे के लिए विभिन्न आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, इन पोषक पदार्थ तत्वों का मात्रा कम होती है, ठीक है, किंतु ये लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता का बनाए रखते हैं। ये मिट्टी की भौतिक संरचना को सुधारने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति का ह्रास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया खाद डालते हैं तो उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है, पोषक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे ही मिट्टी को अंदर डाला जाता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देती है। लेकिन क्या करती है, उसको मिट्टी को लंबे समय तक नाइट्रोजन स्थिरीकरण न करके वह कुछ ही पल के लिए रखती है और उसको नष्ट करने का काम करती है। लेकिन जो जैविक खाद है यह धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरकता को बनाती है और वहाँ पर जो है जैसे अर्थवार्म जो है वैसे पनपते हैं और उस मिट्टी को तोड़ते हैं, मिट्टी को नीचे से खोखला करते हैं और धीरे धीरे जो है उसमें वायु भरती जाती है जिससे मिट्टी की नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा जो है लंबे समय तक बनी रहती है। विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर, फल एवं सब्जियों के छिलके, घास भूसा, जीवों के मलमूत्र आदि को गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। जैसे आप जानते हैं गोबर, काउडक जो होता है उन सबको इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद जो है खेतों की कटाई करने के बाद उसमें डाल दिया जाता है, जिससे क्या होती है कि ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ नमी हवा का उचित मात्रा उपस्थित होती है, सूक्ष्म जीव, कवक एवं जीवाणु की उपस्थिति में जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाते हैं।
जैसे मैंने बताया कि जो कचरा है यदि फेंकते हैं आप उसको डंपिंग बना देते हैं तो धीरे धीरे उसको सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, खाद्य के रूप में कर देते हैं। तो खाद फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है क्योंकि यह जीवों के अवशेष से बनाया जाता है, अतः इसे जैविक खाद कहा जाता है। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति काफ़ी हद तक बढ़ जाती है क्योंकि ये मिट्टी की नमी में आसानी से घुल जाते हैं और क्या करता है, मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को भी बढ़ा देता है। साथ ही साथ देखिए क्या है, मिट्टी में छिद्र बढ़ जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान, मैंने पहले बताया गैसों का आदान प्रदान होने लगता है और इस तरह से जैविक खाद मिट्टी की संरचना को सुधार कर उर्वरक शक्ति को बढ़ावा देते हैं और इस प्रकार फसल उत्पादन बढ़ जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पे भी दिया है, देखिए हर क्वेश्चन जो है आपका कहीं ना कहीं पूछा गया है, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। दिया कि सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए। तो औषधि के रूप में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगजनक कई रोगों के कारण बनते हैं, यही सूक्ष्म जीव रोग निवारक का भी कारण बनते हैं। मतलब जो रोग भी उत्पन्न करता है और रोग निवारण का भी काम करता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा और कैसे काम करता है। पहला है हम कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है, देखिए इन्होंने क्या किया कि स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य करते हुए पेंसिलिनियम नोट्रेटम नामक मोल्ड से प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक पेंसिलिन बनाया। पेंसिलिन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में सक्षम होता है। पेंसिलिन का काम क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में माइक्रोवेव्स फैल रहे हैं उन सबको रोकने का काम करता है। इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर में लड़ने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। इस उपलब्धि के लिए फ्लेमिंग, चैन एवं फ्लोरे को 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। देखिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और पेंसिलिन, ये सब क्या है, हमारे माइक्रोवेव्स है, सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वाहित मल उपचार पर टिप्पणी कीजिए। 2023 CI/CM 2022 में पूछा गया जीएम में, या वाहित मल को परिभाषित कीजिए। वाहित मल के जीव विज्ञानी उपचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वाहित मल कह दिए तो आपको वाहित मल के बारे में लिखना ही है, ठीक है ना। कई बच्चे घबरा जाते हैं कि वाहित मल यहाँ पे दे रखा है, फिर यहाँ पे वाहित मल के जीव विज्ञानी उपचार दिया है, कुछ नहीं, वाहित मल है, इसका मतलब वाहित मल के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते देखिए। और यहाँ पे रखा है कि वाहित मल क्या होता है, तो घरों, उद्योगों, कृषि कार्यों, खेतों एवं अन्य मानव क्रियाकलापों से उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है, यह वाहित मल कहलाता है। वाहित मल की बात कर लेंगे तो वाहित मल का उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, तो वाहित मल उपचार, ठीक है ना, मल जल प्रशोधन या घरेलू अपशिष्ट जल प्रशोधन, सीवेज या अपवाही और घरेलू दोनों प्रकार के अपशिष्ट जल और घरेलू संदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया। मतलब वाहित मल क्या है, तो आसपास में फैले हुए जितने भी कचड़े हैं, ठीक है, उन कचड़ों को क्या करना है, हटाना है। और कचड़े को हटाने की प्रक्रिया ही क्या है, वाहित मल उपचार है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक संदूषित पदार्थों को हटाने की भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रिया शामिल है। मतलब उसको कैसे हटाया जाए, क्या हम जो है उसको केमिकल के माध्यम से हटाएं, फिजिकली माध्यम से हटाएं, या बायो प्रोसेस के माध्यम से उसको हटाया जाए, इन सारी चीज़ों को ही वाहित मल कहते हैं, वाहित मल उपचार कहते हैं। जिस मान के लिए इसका उद्देश्य एक अवशिष्ट प्रकार या प्रशोषित गंदा जल और एक ठोस अपशिष्ट या कीचड़ का उत्पादन करता है जो वातावरण में निर्वहन या पुनर्प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है, पुनर्प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं वाहित मल जो है कहीं ना कहीं उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है, जिससे रोग भी न फैले और हम उसका उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार के वाहित मल उपचार में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पूछा है कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका उपयोग क्या है, मैं बता चुका हूँ जैव उर्वरक क्या होता है, ठीक है। तो एक ही चीज़ को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक का उपयोग क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के निर्माण में बहुत उपयोगी होते हैं। जैविक अवशेषों से जैविक खाद के निर्माण में इनका उपयोग होता है। जैविक खाद के रूप में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ये पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पादपों की वृद्धि एवं मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में उत्तरदायी होते हैं। कौन, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि मिट्टी के अंदर जाता है तो नाइट्रोजन और ह्यूमस बनाए रखने का काम करता है, पहले ही बता चुके हैं।
फिर यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं। देखिए बार बार जैव उर्वरक क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए और इसको कहीं ना कहीं पढ़ करके जाइए। एक और वाहित मल, दो ही चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत दो ही चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायो फर्टिलाइजर क्या है? जैविक खाद मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होता है जिन्हें पौधों के आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, मैं बता चुका हूँ। और यह जो मिलता है घरेलू अपशिष्टों से प्राप्त होता है, इसलिए गोबर, फल, सब्जी के छिलके, घास भूसा इत्यादि से ये मिलता है। साथ ही साथ पूछा इसमें कि जैव उर्वरक से होने वाले लाभ क्या है। देखिए जैविक खाद मिट्टी की नमी से आसानी से घुल जाता है, जिससे मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा क्या है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। तीसरा ये है कि पाए जाने वाले ह्यूमस मिट्टी की भौतिक संरचना को सुधारने में सहायक होता है। तो ये क्या है, जैविक उर्वरक से होने वाले लाभ हैं। लाभ यहाँ पे मिट्टी की अवशोषण क्षमता बढ़ाना, उर्वरक शक्ति को बढ़ाना, मिट्टी के सुधार करने में इसका उपयोग होता है। ये कह सकते हैं कि इस उर्वरक शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने का काम करता है, ठीक ना। इम्यूनिटी पावर इसका जो है बनाए रखता है। मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न होते हैं, जो छिद्र ऑक्सीजन परिवहन तथा अधिक जल अवशोषण सहायता में भी मदद करता है। यह किसका काम है? बायो फर्टिलाइजर का काम है, जो हमें इतनी चीज़ें मिट्टी में सहायता करता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रखने में भी सहायता करता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण से स्पष्ट करें। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आता है प्रोटोजुआ, विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, कवक आदि को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि एंटोनी वान लीeuwenhoek, जो सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी का पिता एवं इवानोवस्की को विषाणु जीवान वायरोलॉजी का पिता कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो है आपको बहुविकल्पी के लिए दो क्वेश्चन मिलते हैं। सूक्ष्म जैविकी, ठीक है ना, के पिता एंटोनी वान लीeuwenhoek है और विषाणु विज्ञान का पितामह कौन है? इवानोवस्की है। आगे यदि बात कर लेंगे सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग, औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है। सूक्ष्म जीव डेयरी उपयोग में, देखिए आज के डेट में डेयरी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसका उद्योग में क्या उपयोग है। जीवाणु दूध को कई अन्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। जो भी जीवाणु होता है वो दूध को कई रूप में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होती है वह किण्वन के माध्यम, फर्मिनेशन के माध्यम से दूध को दही में कन्वर्ट करती है, छाछ में बटर, पनीर आदि का निर्माण करते हैं। जब वो कन्वर्ट करती है, फर्मिनेशन करती है, तो उसके माध्यम से हम दूध जो है कई हिस्सों में या कई रूपों में कन्वर्ट होता है। जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करती है। जो लैक्टोज शर्करा होती है, ठीक ना, उसको किस में चेंज कर देती है? लैक्टिक एसिड में परिवर्तित है। और दुग्ध उत्पादों में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की भूमिका होती है। यदि हम दही की बात करें, जिसको योगर्ट के नाम से जाना जाता है, दही, इसमें लैक्टोबैसिलस वैल्गिरिस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक। पनीर की बात करें, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ल्यूकोनोस्टॉक, ये सारी चीज़ें जो होती है। मक्खन या छाछ के लिए जो होती है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक होती है। दूसरा बात कर लें पेय पदार्थ या मादक पदार्थ के रूप में, ईस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया के दौरान जो होता है वाइन, बियर, रम, ब्रांडी आदि बनाने में भी किया जाता है। रसायनों एवं एंजाइम के निर्माण में, जैसे एल्कोहल, सैक्रोमाइसिस सेरोसी, ईस्ट के निर्माण में सिट्रिक एसिड, कवक, एसिटिक एसिड जीवाणुओं को, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि रासायनिक उर्वरक जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, या हम उसको फर्टिलाइज़र कहते हैं, और जैव उर्वरक जिसको मैन्यूर कहते हैं, इसमें क्या अंतर है। देखिए अंतर क्या है कि जो फर्टिलाइज़र होता है, जो उर्वरक होता है, जो रासायनिक उर्वरक होता है, यह उर्वरक हम कह सकते हैं कि मनुष्यों द्वारा बनाया जा सकता है, यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है। लेकिन जैविक खाद क्या होती है? जीवों के अवशेष के अपघटन से ही बनता है। जैसे गोबर हो गया, गोबर को सड़ जाता है, खाद होता है, फेंक दिया जाता है, राख बन जाता है, ये क्या होता है? मैन्योर है। उसके बाद क्या करता है कि जो रासायनिक है यह मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, उत्पादक को भी बढ़ाता है। लेकिन ये क्या करता है कि मिट्टी को सुधारता है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है और लंबे समय तक सहायता करता है। देखिए यूरिया जैसे फैक्ट्री में बनाया गया था ये रासायनिक, लेकिन
जो उर्वरक है, जैविक खाद है, इसे खेतों मिट्टी को खोदकर गड्ढों में बनाया जाता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक है मिट्टी को ह्यूमस नहीं प्रदान करता, लेकिन जो जैविक है वह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। उसके बाद क्या है कि यह पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है रासायनिक वाला, लेकिन जो जैविक है वह पोषक तत्व तो कम प्रदान करता है। ये क्या होता है, शीघ्रता से अवशोषित हो जाते हैं पौधे में, शीघ्रता से अवशोषित मतलब पौधा जो होता है इसको जो रासायनिक रहती है जैसे यूरिया है, इसको डालते हैं तो ये जल्दी से जल्दी क्या करता है, पौधा उसको अवशोषित कर लेता है, तोड़ देता है। लेकिन यह धीरे धीरे कार्बनिक चीज़ है तो इसको क्या करता है, धीरे धीरे तोड़ने का काम करता है। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका है, देखिए, रोल ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इन द ह्यूमन वेलफेयर। भारतीय कृषि एवं आर्थिक दृष्टि से खाद्य उपयोगी विभिन्न पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी इत्यादि का देखा जाए पालन देखभाल पशुपालन कहलाता है। पशुपालन पशु प्रजनक, पशुधन वृद्धि आदि कृषि पद्धति में ही भाग है। यदि पशुपालन से मानव को क्या क्या लाभ होता है, यदि बात कर लेंगे हम मांस की, भेड़ बकरी आदि जो भी है उनसे मांस प्राप्त किया जाता है। मांस प्राप्त के उद्देश्य से पशुओं को पाला जाता है, जिसे हम गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मांस से उचित मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण भाग होता है, अतः इनसे मनुष्य को प्रोटीन की आपूर्ति कराई जाती है। तो पहला पशुपालन से पहला क्या है, मांस की प्राप्ति है। उसके बाद देखते हैं कि दूध की प्राप्ति। जितने भी पशु हैं, ठीक है, जंतुओं से दूध प्राप्त किया जाता है और दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है, और इससे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। कैल्शियम के साथ दूध कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन भी प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा है कृषि में पशुओं का उपयोग। क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो पशुओं जैसे बैल, भैंस, ऊँट आदि का प्रयोग किया जाता है, जिनका उपयोग तकनीकी विकास के कारण कम हो गया। इतनी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि जिनका प्रयोग, नहीं तो इनका क्या कहते हैं, जुताई करने के लिए किया जाता है, सामान ढोने के लिए किया जाता था, अन्य सारी चीज़ें की जाती थी। पशुपालन के अंतर्गत मत्स्य, रेशम कीट, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन सभी आते हैं। देश की एक बड़ी आबादी लगभग 65% मछली पालन पर निर्भर है, ठीक है ना, और ये आर्थिक के साथ साथ जीवकोपार्जन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है, ठीक है।